हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं शक्ति संतुलन और शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। ये जो शासन व्यवस्था है उसको कारगर ढंग से संचालित करने के लिए ये सिद्धांत आया है और उदार लोकतंत्र में ये माना जाता है कि संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए, संस्थाओं का ताना बाना इतना बेहतर होना चाहिए कि भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति भी उस पर बैठ जाए तो उस संस्था का दुरुपयोग ना कर सके। तो इसी क्रम में बहुत से विचारकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। उसी श्रृंखला में एक सिद्धांत शक्ति पृथक्करण का आया, सेपरेशन ऑफ पावर का। मूल रूप से इस सिद्धांत के प्रणेता फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू माने जाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक से द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर ये विचार दिए हैं। यद्यपि मोंटेस्क्यू से पहले भी शक्ति पृथक्करण का विचार आधे अधूरे रूप में पहले भी विचारकों में आता रहा है। अरस्तू के चिंतन में भी इसके बीज मिलते हैं, उसके बाद भी ये रहा है। लेकिन मोंटेस्क्यू के चिंतन में एक परिष्कृत रूप में सामने आया, इसलिए हम शक्ति पृथक्करण के जो विचार है, सिद्धांत है, उसका प्रणेता मोंटेस्क्यू को मानते हैं और उसका श्रेय भी उन्हीं को देते हैं। हमेशा से ही शासन के 3 काम महत्वपूर्ण रहे हैं, चाहे शासन का कोई भी रूप रहा हो, चाहे वो निरंकुश राजतंत्र रहा हो या फिर आधुनिक उदार लोकतंत्र। वो 3 काम थे, कानूनों को बनाना है, उसे लागू करना है, उसके उल्लंघन पर सज़ा देनी है। राजशाही के अंदर ये तीनों काम राजा ही करता था। राजा का आदेश ही कानून था। उसके उल्लंघन करने वाले को पुलिस पकड़ के ले आती थी। राजा भरे दरबार में उसको सज़ा सुना देता था और फिर राजा के जो अनुचर थे, सिपाही थे, वो उसे तय दंड दे देते थे। ये माना गया कि ये सब जो व्यवस्था है राजशाही में शासन की, ये ठीक नहीं थी, क्योंकि तीनों शक्तियाँ एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। जब सब एक व्यक्ति के पास आ जाती हैं तो उसमें 2 तरह के नुकसान होते हैं। एक तो उसमें कुशलता नहीं रहती है, यानी कि एक विशेषज्ञता का होना बहुत ज़रूरी है। अब राजा तो तीनों ही काम कर रहा है और उसके अलावा और भी बहुत से काम कर रहा है, तो वहाँ चूक हो जाती थी, ख़ास तौर पे जज डिसीजन देने के मामले में, लागू करने के मामले में, कानून बनाने के मामले में। उनकी कोई तय प्रोसेस नहीं थी, कोई संस्था ऐसी नहीं थी जो बहुत स्पेसिफिक ढंग से किसी कानून को बनाती हो। तो ये राजशाही में जो शक्तियों का केंद्रीकरण था, सेपरेशन नहीं था, यानी कि एक तरह से सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, तो उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी खतरा था ना। उस समय खैर नागरिक तो थे ही नहीं, प्रजा थी। अब दिक्कत उस समय आ जाती थी जब राजा के बेहद नज़दीकी व्यक्ति का कोई मामला उसके सामने आ जाता था। राज परिवार से भी तो अपराध हो सकता और होते रहे हैं। तब राजा लीपापोती में लग जाता था और वो उतना बेहतर ढंग से अपने डिसीजन नहीं दे पाता जितना वो प्रजा के दूसरे लोगों के मामलों में देता था। आपने एक फिल्म देखी होगी अभी, बाहुबली, तो उसमें जो
बाहुबली जो हैं इनकी माता जी भी वहीं बैठी एक ऊंचे सिंहासन के ऊपर, वहीं इनका राजपुरोहित भी होता है। तो एक राजा के जो भल्लाल देव हैं उसके एक सैनिक ने जो बाहुबली की पत्नी हैं, जो रानी हैं, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उसका हाथ काट देता है। उसको कुछ गलत तरीके से टच करता है उसे, तो रानी उसका हाथ काट देती है। मामला सामने आता है राजा रानी के सामने, जो राजमाता शिवगामिनी रहती हैं। तो पुरोहित से पूछती हैं कि दंड के ऊपर बात चल रही होती है, अचानक भल्लाल देव का जो भाई है बाहुबली वो आते हैं, और जिस सैनिक ने बाहुबली की पत्नी का हाथ छुआ था, तो बाहुबली अपनी पत्नी से कहते हैं कि आपने गलती की, आपको हाथ नहीं काटना चाहिए था, ऐसे व्यक्ति की तो गर्दन उड़ा देनी चाहिए, और अपनी तलवार से गर्दन उड़ा देते हैं। सब हतप्रभ रह जाते हैं। तो उसी समय राजपुरोहित से पूछा जाता है कि अगर ये अपराध राजा के परिवार से करे तो उसे क्या दंड मिले। तो उन्होंने कहा उसको देश निकाला होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह था कि वहाँ दंड भी दो तरह के हो गए। अगर वही हत्या का मामला प्रजा से करे तो वो कहता है कि हाँ इसको हत्या कर दो, इसकी भी। अगर राज परिवार से हो रहा है तो इसको कम दंड दो। तो ऐसे और भी इतिहास में बहुत से उदाहरण मिलेंगे। तो ये सब जो बातें हैं ये बताती हैं कि किस तरह से राजशाही के अंदर शासन में विशेषज्ञता नहीं थी, स्पेसिफिक कानून नहीं थे, उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं था। उसी क्रम में फिर जो मामला आया आगे बढ़ के, वो सेपरेशन ऑफ पावर उदार लोकतंत्र में अपनाया गया। इसमें ये माना गया कि जो शासन की 3 महत्वपूर्ण काम हैं वो 3 अलग अलग संस्थाएं करेंगी। व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना रहेगा, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना रहेगा, न्यायपालिका का काम कानून के उल्लंघनकर्ता को दंड देने का रहेगा, और साथ में कानून की कोई गूढ़ व्याख्या है तो उसको स्पष्ट करने में रहेगा। अगर कहीं पेचीदगी आ रही है, व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, तो उसका संधारण जुडिशरी करेगी, क्योंकि जुडिशरी में जो लोग होते हैं वो कानून के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये बात कहलाती है सेपरेशन ऑफ पावर। और एक हमने पहले भी बताया होगा, आज फिर बता देते हैं कि आमतौर पे 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक तो सेपरेशन ऑफ पावर, एक डिवीजन ऑफ पावर। हिंदी में बात करें तो जो सेपरेशन ऑफ पावर को हम कहेंगे शक्ति पृथक्करण, और डिवीजन ऑफ पावर को कहेंगे शक्ति विभाजन। लेकिन हिंदी में हो सकता है इनका एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेकिन आपको इंग्लिश में ये शब्द ध्यान में होने चाहिए कि सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीज़न ऑफ पावर का अंतर क्या है। डिवीज़न ऑफ पावर है वो फेडरल सिस्टम में होता है, वो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन को परिभाषित करता है, और सेपरेशन ऑफ पावर है वो शासन के 3 अंगों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है उसको परिभाषित करता है, इंगित करता है। तो ये तो बात थी शक्ति पृथक्करण क्या है और क्यों ज़रूरी है, और उदार लोकतंत्र ने इसको क्यों अपनाया, राजशाही के अंदर ये नहीं था तो उसको लेके क्या कठिनाई थी। अब हम बात कर रहे हैं नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। ये अमेरिकी राज व्यवस्था में इसे अपनाया गया है। जब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आया तब भी आलोचकों ने कहा कि ये सिद्धांत भी अपने आप में अपूर्ण है, इसमें भी कुछ कमियां हैं। और ख़ास तौर पे ये बात कही गई कि अगर ये सिद्धांत लागू हो जाता है तो शासन के तीनों अंगों में तालमेल नहीं रहेगा, यानी कि आप अपनी मनमानी करने लगेंगे, जैसे एक दूसरे का काम अटकाने लगेंगे, और शासन तो तीनों के समन्वय से ही चलेगा। अगर इनमें समन्वय नहीं होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, एक दूसरे पर कोई अंकुश नहीं होगा, तो फिर शासन में बहुत सी उलझनें आएंगी और बहुत सी दिक्कतें आएंगी, काम ठीक से नहीं हो पाएगा।
तो उन्होंने कहा कि हम तीनों अंगों को खुला नहीं छोड़ सकते, बल्कि इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ हमें अंकुश देना पड़ेगा। वो अंकुश एक आपवादिक स्थिति में रहेगा, हर मामले में नहीं रहेगा। जब लगेगा कि कोई शासन का कोई अंग जनता के प्रति, संविधान के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूलकर मनमानेपन पर उतर आया है, तब ये सिद्धांत काम आएगा। अदरवाइज सामान्य परिस्थितियों में तीनों अंग अपने अपने हिसाब से काम करते रहेंगे, लेकिन पता चले कि व्यवस्थापिका गलत तरह से कानून बनाना शुरू कर दे, मनमाने ढंग से अपने को मिले जनादेश का दुरुपयोग करना शुरू कर दे, कार्यपालिका मनमानीपन पे उतर आए, या न्यायपालिका ही गलत फैसले देने लगे, भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाए, न्यायाधीश ही पैसे लेकर न्याय बेचने लगे, तब क्या होगा। तो इसके लिए फिर अंकुश की बात कही गई है, और उसका ताज़ा उदाहरण अभी हमें उत्तर प्रदेश में आया है डॉक्टर कफील खान के मामले में। जो उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जो सरकार है, पुलिस है, उसने कफील खान को 6 महीने हिरासत में रख दिया, और इस आधार पे कि उन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें कोई भाषण दिया था, जिसमें उनका भाषण भड़काऊ था और इस देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला था। इस बेसिस पे उनके ऊपर जो वहाँ का रासुका है, जो इस तरह का जो कानून है, वो लागू कर दिया गया। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पूरे भाषण को सुना जो उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दिया था। तो उन्होंने कहा ये भाषण तो इस समाज को, देश को तोड़ने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाला है, और गलत ढंग से इसको रखा गया है, और उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। कुल मिला के डॉक्टर कफील खान को रिहा किया गया। तो वहाँ न्यायपालिका ने कार्यपालिका के मनमाने पर पे अंकुश लगाया और व्यक्ति की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि संस्थाएं हमेशा अच्छा ही काम करें। कई बार राग द्वेष से प्रेरित होकर या अपने राजनीतिक हित अहित को ध्यान में रख के कुछ गलत फैसले भी ले जाएं। तो संविधान, इस देश का कानून, इस देश का लोकतंत्र किसी नेता की स्वार्थ की भेंट पर न चढ़ जाए, इसके लिए नियंत्रण एवं संतुलन का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो हमने एक ताज़ा उदाहरण बताया। अगर सपोज करो कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के गलत फैसलों पर अंकुश का अधिकार नहीं होता, तो कफील खान तो निर्दोष ही सज़ा काटे जाता, और हो सकता है ऐसे और भी लोग काट रहे होंगे जिनका मामला जुडिशरी तक नहीं पहुंच रहा है, जिनकी वहाँ तक एक्सेस नहीं है। तो यही बात अमेरिकी संविधान में सबसे पहले लागू की गई। भारतीय संविधान में भी इसको लागू किया गया है, और दुनिया के कमोबेश हर संविधान जो उदार लोकतंत्र की मान्यताओं पर टिका है, वहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर के साथ साथ जो नियंत्रण एवं संतुलन है, उसको भी अपनाया गया है। जैसे भारत में हम बात करें, अगर संसद गलत कानून पास करती है तो पहले तो कार्यपालिका के पास भी कुछ राइट हैं, यानी कि जैसे राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का भी हिस्सा होता है, तो वो उन्हें पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, उसको जेब में डाल सकता है। कई जगह निषेधाज्ञा का भी है कि भाई वो निषेधाधिकार का भी है कि वो वीटो कर दे गलत फैसलों को। अगर सपोज कीजिए राष्ट्रपति भी साइन कर देते हैं और कानून बन जाता है, तो फिर न्यायपालिका के पास भी अधिकार होता है न्यायिक पुनरावलोकन का, जिसमें वो व्यवस्थापिका द्वारा जो पारित कानून होते हैं उनकी संवैधानिक परीक्षण करती है कि कहीं ये कानून संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध तो नहीं है। अगर वो विरुद्ध होता है तो पूरे कानून, अगर गलत है पूरा कानून, तो भी उसको पूरे को रद्द कर देंगे। अगर उसका कुछ हिस्सा संविधान के विरुद्ध है तो वहाँ उस हिस्से को रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ व्यवस्थापिका मनमाना कानून नहीं बना सकती। संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान के जो आदर्श हैं, मंतव्य हैं, उसके बाहर जाकर कानून बनाएगी तो न्यायपालिका को और कार्यपालिका को उस पर कुछ अधिकार दिए गए हैं। फिर मामला आता है कि अगर कार्यपालिका मनमानापन करे तो संसदीय व्यवस्था में तो ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद है, उसके विरुद्ध जो व्यवस्थापिका में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
उसके जरिए उसे हटा दिया जाएगा। तो व्यवस्थापिका की ओर से तो कार्यपालिका पर यह अंकुश है। फिर अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों मिल जाती हैं, यानी कि व्यवस्थापिका कुछ भी नहीं करती है, कार्यपालिका के विरुद्ध गलत फैसले ले रही है, तो फिर न्यायपालिका के पास कार्यपालिका के किए गए कार्यों और आदेशों के विरुद्ध भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होता है। उनके किसी भी गलत आदेश को न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू के जरिए रद्द कर देगी। तो वहाँ भी कार्यपालिका है वो मनमानापन नहीं कर सकती, उसे भी अपने संविधान की सीमाओं में रहकर, दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। अब सवाल ये आ जाता है कि अगर न्यायपालिका ही गड़बड़ करना शुरू कर दे तब उस पर क्या अंकुश। तो आमतौर पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अधिक तवज्जो दी जाती है, उसको अधिक प्रोटेक्शन दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर न्यायाधीश भ्रष्टाचार करते हैं, संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम करते हैं, न्याय देने के बजाय बेचने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी व्यवस्थापिका के पास अधिकार है कि वो संबंधित न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया है वो अमल में लाए और उसके जरिए हटाया जाए। भारत में ऐसे मामले आए भी हैं और प्रोसेस पूरी होती उससे पहले जो जज हैं उन्होंने इस्तीफे भी दिए हैं। आपके सामने सौमित्र सेन का उदाहरण है, जो कोलकाता हाई कोर्ट के जज रहे थे। पीडी दिनाकरण का मामला है। उससे पहले भी 91 में कोई रामास्वामी कैसा नाम है जो मुझे ठीक ढंग से याद नहीं आ रहा है। तो ये ऐसे जज रहे हैं जिनके खिलाफ जो विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है हटाने की संसद के जरिए। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों जो संस्थाओं के पास एक दूसरे की मनमानी को रोकने का जो सुविधा या उपाय दिए गए हैं, ताकि ये उचित काम करती रहेंगी तब तक करते रहो, किसी तरह का कोई है। लेकिन जो ही ट्रैक से हट के राग द्वेष से प्रेरित होकर जन कल्याण से विमुख होकर काम करेंगे तब अंकुश लग जाएगा। तो यही उदार लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये माना जाता है कि उदार लोकतंत्र में हमेशा अच्छी संस्थाओं के निर्माण पर बल दिया जाता है। और ये माना जाता है कि संस्थाएं इतनी मजबूत हों कि व्यक्ति चाहे कितना भी भ्रष्ट व्यक्ति उस संस्था में पद पे बैठे तब भी वो उस संस्था के शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। वो उदार लोकतंत्र में अच्छे व्यक्ति की या दिव्य पुरुष की तलाश नहीं की जाती, यहाँ खूबसूरत संस्थाओं की तलाश की जाती है। जैसे प्लेटो की कोशिश रहती है कि वो एक आदर्श राजा की तलाश करे और फिर वो शासन चलाए और फिर उसको शासन करने की पूर्ण शक्तियाँ दी जाए। लेकिन यहाँ कोशिश ये है कि आदर्श संस्थाओं की तलाश की जाए, फिर व्यक्ति कोई भी बैठे वो अच्छा ही करे, वो कोई गलत ना कर सके। तो यहाँ व्यक्ति से ज़्यादा संस्थाओं की सुंदर गठन पे बल दिया जाता है। प्लेटो के चिंतन में आदर्श राजा की खोज पर बल दिया जाता है। तो ये सब बातें हैं, मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे। और भी कुछ कमी रही होगी तो फिर हम क्लासरूम में मिलेंगे तो इन पे और बात करेंगे। धन्यवाद।